हेलो दोस्तों, मिस्र की रेत जितनी शांत दिखाई देती है, उसके नीचे छुपा इतिहास उतना ही बेचैन कर देने वाला है। यहाँ हजारों वर्षों से खड़े पिरामिड केवल कब्रें नहीं, बल्कि पत्थरों में बंद ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज भी अधूरा है। कहीं जमीन के नीचे बिना शरीर वाले पत्थर के सिर मिलते हैं, कहीं कई टन भारी काले ताबूत ऐसी सुरंगों में रखे हैं जहां उन्हें पहुंचाना आज भी मुश्किल लगता है। कुछ रहस्यों को विज्ञान ने काफी हद तक समझ लिया है, लेकिन उनके आसपास मौजूद अनुत्तरित सवाल आज भी मिस्र को दुनिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में बनाए रखते हैं। तो चलिए प्रवेश करते हैं प्राचीन मिस्र के उन 10 रहस्यों में, जहां इतिहास समाप्त होता है और अनसुलझी पहेली शुरू हो जाती है। नंबर 10, रहस्यमयी रिजर्व हेड्स। मिस्र की प्राचीन कब्रों से मिलने वाली अधिकतर वस्तुएं किसी स्पष्ट उद्देश्य के साथ रखी जाती थीं। मृत व्यक्ति की मूर्ति, उसके उपयोग की चीजें, भोजन, आभूषण और धार्मिक प्रतीक, इन सभी का संबंध मृत्यु के बाद के जीवन से था। लेकिन गीजा के आसपास कुछ कब्रों से एक ऐसी वस्तु मिली जिसने पुरातत्वविदों को एक सदी से भी अधिक समय तक उलझाए रखा। ये वस्तुएं थीं इंसानी चेहरों के आकार में बनाए गए चूना पत्थर के सिर, जिन्हें आज रिजर्व हेड्स कहा जाता है। इनमें पूरा शरीर नहीं था, केवल गर्दन तक बना एक सिर, जिसकी आंखें खुली हुई, चेहरा भावहीन और बनावट असामान्य रूप से वास्तविक दिखाई देती थी। पहला ऐसा सिर 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में खोजा गया था। इसके बाद गीजा की कई कब्रों से लगभग 3 दर्जन ऐसे सिर मिले। अधिकतर सिर मिस्र के प्राचीन साम्राज्य के चौथे राजवंश से जुड़े माने जाते हैं, यानी उसी समय से जब विशाल पिरामिड बनाए जा रहे थे। रहस्य केवल यह नहीं था कि ये सिर क्यों बनाए गए थे। कई सिरों के कान जानबूझकर तोड़े हुए प्रतीत होते हैं। कुछ के सिर के पीछे और गर्दन के पास गहरी लकीरें मौजूद हैं। सामान्य मूर्तियों में इस प्रकार के निशान नहीं मिलते। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि ये निशान मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा रहे होंगे, जबकि दूसरे विद्वानों का मानना है कि इनके पीछे कोई धार्मिक अनुष्ठान छुपा हो सकता है। एक सिद्धांत के अनुसार रिजर्व हेड मृत व्यक्ति की आत्मा के लिए एक वैकल्पिक शरीर का काम करता था। प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपनी पहचान बनाए रखने के लिए शरीर या उसकी प्रतिमा की आवश्यकता होती है। यदि मम्मी नष्ट हो जाए तो यह पत्थर का सिर मृतक की पहचान सुरक्षित रख सकता था। इसी कारण इसे रिजर्व यानी सुरक्षित रखा गया चेहरा कहा गया। लेकिन सवाल उठता है कि यदि यह मृत व्यक्ति की सुरक्षा के लिए था तो उसके कान क्यों तोड़े गए? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि मृतक की आत्मा को जीवितों की दुनिया की आवाजें सुनने से रोकने के लिए कान हटाए गए होंगे। एक दूसरी व्याख्या यह है कि सिरों को किसी खतरनाक शक्ति से निष्क्रिय करने के लिए जानबूझकर क्षतिग्रस्त किया गया था। सबसे विचित्र बात यह है कि प्रत्येक सिर अलग व्यक्ति जैसा दिखाई देता है। चेहरे इतने वास्तविक हैं कि कई विशेषज्ञ इन्हें प्राचीन चित्रांकन का दुर्लभ रूप मानते हैं। लेकिन कब्रों में रखी दूसरी मूर्तियों के विपरीत इन पर रंग, बाल या विस्तृत सजावट नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मनुष्य की पहचान को केवल उसके चेहरे तक सीमित कर पत्थर में बंद कर दिया हो। आज भी यह निश्चित नहीं है कि रिजर्व हेड मृतक की सुरक्षा करते थे, उसकी आत्मा को नियंत्रित करते थे, या किसी ऐसे अनुष्ठान का हिस्सा थे जिसका ज्ञान समय के साथ हमेशा के लिए खो गया। नंबर 9, ग्रेट पिरामिड का छुपा हुआ खाली स्थान। गीजा का महान पिरामिड लगभग 4500 वर्षों से दुनिया के सामने खड़ा है। इसकी ऊंचाई मूल रूप से लगभग 146 मीटर थी और इसे लाखों पत्थर के खंडों से बनाया गया। इस विशाल संरचना के भीतर राजा का कक्ष, रानी का कक्ष, ग्रैंड गैलरी और कई संकरे रास्ते पहले से ज्ञात थे। लंबे समय तक माना जाता रहा कि पिरामिड के अंदर मौजूद लगभग सभी प्रमुख स्थान खोजे जा चुके हैं। लेकिन आधुनिक तकनीक ने इस धारणा को अचानक बदल दिया। 21वीं सदी में वैज्ञानिकों ने पिरामिड को नुकसान पहुंचाए बिना उसके भीतर देखने के लिए म्यूओनन कणों का उपयोग किया।
ये अंतरिक्ष से आने वाले सूक्ष्म कण हैं जो पत्थरों के आर पार गुजर सकते हैं। जब उन्हें पिरामिड के अलग अलग हिस्सों में मापा गया तो वैज्ञानिकों को ग्रैंड गैलरी के ऊपर एक असामान्य खाली क्षेत्र दिखाई दिया। यह स्थान इतना बड़ा था कि उसे केवल पत्थरों के बीच की मामूली जगह मानना संभव नहीं था। इस खोज को बिग वॉइड यानी विशाल खाली स्थान कहा गया। इसकी अनुमानित लंबाई लगभग 30 मीटर बताई गई, लेकिन यह वास्तव में एक कमरा है, निर्माण के दौरान छोड़ी गई जगह है या पिरामिड का भार संभालने वाली वास्तुकला। इसका निर्णायक उत्तर नहीं मिला। इसके अंदर जाने का कोई स्पष्ट रास्ता भी नहीं मिला, जिससे रहस्य और गहरा हो गया। यदि यह कमरा है तो उसे पूरी तरह बंद क्यों किया गया? उसके अंदर क्या रखा गया होगा? क्या वह राजा खुफू से जुड़ा वास्तविक समाधि कक्ष हो सकता है? कुछ लोगों का मानना है कि पिरामिड के झांत राजा कक्ष में कभी ममी नहीं मिली, इसलिए संभव है कि खुफू की असली कब्र किसी अब तक बंद स्थान में छुपी हो। हालांकि मुख्यधारा के पुरातत्वविद इस विचार को भी प्रमाणित नहीं मानते। एक व्यावहारिक सिद्धांत यह कहता है कि विशाल खाली स्थान का उपयोग ग्रैंड गैलरी के ऊपर पड़ने वाले वजन को कम करने के लिए किया गया होगा। पिरामिड के निर्माताओं ने कई स्थानों पर भार को दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए खाली कक्ष बनाए थे, लेकिन यदि इसका उद्देश्य केवल भार कम करना था तो इसका आकार इतना लंबा और व्यवस्थित क्यों है? वैज्ञानिक आंकड़े बताते हैं कि यह ग्रैंड गैलरी जैसी दिशा में फैला हो सकता है। बाद में पिरामिड में एक अलग संकरे गलियारे की भी पहचान की गई, जिसे छोटी कैमरा प्रणाली से देखा गया, लेकिन बिग वॉइड तक अभी सीधी पहुंच नहीं बनी है। किसी भी प्रकार की खुदाई अत्यंत सावधानी से करनी होगी, क्योंकि एक गलत कदम दुनिया की सबसे प्रसिद्ध प्राचीन संरचना को नुकसान पहुंचा सकता है। यही कारण है कि यह खाली स्थान आज भी एक बंद सवाल बना हुआ है। उसके चारों ओर हजारों टन पत्थर हैं, कोई प्रवेश द्वार दिखाई नहीं देता और उसके भीतर का अंधकार 4500 वर्षों से लगभग अछूता हो सकता है। संभव है कि वह केवल प्राचीन इंजीनियरिंग का हिस्सा हो, लेकिन यह भी संभव है कि महान पिरामिड ने अपना सबसे महत्वपूर्ण रहस्य अभी तक दुनिया को दिखाया ही न हो। नंबर 8, रेगिस्तान की रहस्यमयी पत्थर पतंगे। जब मिस्र और मध्य पूर्व के विशाल रेगिस्तानों को जमीन से देखा जाता है तो वहां केवल चट्टानें, धूल और सूखी भूमि दिखाई देती हैं। लेकिन जब इन्हीं क्षेत्रों को आकाश से देखा गया तो रेत के बीच बनी ऐसी लंबी पत्थर की रेखाएं दिखाई दी, जिनका आकार किसी विशाल पतंग जैसा था। इसी कारण इन्हें डेजर्ट काइट्स यानी रेगिस्तानी पतंगे कहा गया। इन संरचनाओं में 2 लंबी पत्थर की दीवारें दूर से शुरू होकर धीरे धीरे एक संकरे हिस्से की ओर आती हैं। अंत में गड्ढे, घेरे या बंद स्थान बने होते हैं। कुछ संरचनाएं कई किलोमीटर तक फैली हैं। जमीन पर खड़े व्यक्ति के लिए उनकी पूरी आकृति देखना लगभग असंभव है। उनका वास्तविक आकार केवल ऊंचाई से दिखाई देता है और इसी बात ने लंबे समय तक अनेक रहस्यमयी धारणाओं को जन्म दिया। जब 20वीं सदी की शुरुआत में विमान चालकों ने पहली बार इन्हें ऊपर से देखा तो कुछ लोगों ने इन्हें प्राचीन संदेश, धार्मिक चिन्ह या किसी अज्ञात सभ्यता की निशानी माना। बाद में उपग्रह चित्रों के माध्यम से हजारों ऐसी संरचनाएं पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों में पहचानी गईं। कुछ मिस्र के रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी दर्ज की गईं। मुख्य पुरातात्विक सिद्धांत के अनुसार इनका उपयोग सामूहिक शिकार के लिए किया जाता था। शिकारी जंगली हिरणों, गजेल या दूसरे जानवरों के झुंड को लंबी दीवारों के बीच दौड़ाते हुए संकरे घेरे तक ले जाते थे। वहां जानवर गड्ढों या बंद स्थानों में फंस जाते और उनका शिकार करना आसान हो जाता। यदि यह सिद्धांत सही है तो ये संरचनाएं प्राचीन मनुष्यों की योजना, सहयोग और पशुओं के व्यवहार की गहरी समझ को दर्शाती हैं। लेकिन कई सवाल अभी भी बने हुए हैं। इतनी लंबी दीवारें बनाने में भारी मेहनत लगी होगी। कुछ दीवारें बहुत कम ऊंची थीं, इसलिए वे जानवरों को शारीरिक रूप से रोक नहीं सकती थीं।
संभव है कि वे केवल दिशा दिखाने वाली सीमाएं रही हों, जिन्हें देखकर दौड़ता हुआ झुंड मुड़ जाता था। लेकिन क्या हर संरचना का उपयोग शिकार के लिए ही हुआ था? कुछ डेजर्ट काइट्स ऐसी जगहों पर मिली हैं जहां बड़े पशु झुंडों की उपस्थिति का स्पष्ट प्रमाण नहीं है। इनकी सही आयु निर्धारित करना भी आसान नहीं है, क्योंकि पत्थरों की दीवारों में कार्बनिक पदार्थ नहीं मिलता। कुछ संरचनाएं हजारों वर्ष पुरानी मानी जाती हैं और संभव है कि अलग अलग काल में उनका दोबारा उपयोग हुआ हो। कुछ के आसपास छोटे कक्ष और जटिल घेरे भी पाए गए हैं, जिनका उद्देश्य पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। रहस्य का सबसे प्रभावशाली हिस्सा उनका आकाशीय आकार है। जिन लोगों ने इन्हें बनाया वे इन्हें ऊपर से देख नहीं सकते थे, फिर भी उन्होंने कई किलोमीटर लंबी रेखाओं को लगभग योजनाबद्ध तरीके से जोड़ा। विज्ञान इन्हें प्राचीन शिकार व्यवस्था के रूप में समझाता है, लेकिन रेगिस्तान में फैली उनकी विशाल आकृतियां आज भी ऐसा एहसास देती हैं मानो रेत के नीचे किसी भूली हुई सभ्यता का नक्शा छुपा हो। नंबर 7, तूतनखामुन की मृत्यु और मम्मी का रहस्य। तूतनखामुन प्राचीन मिस्र के सबसे शक्तिशाली राजाओं में शामिल नहीं था। उसने बहुत कम आयु में शासन संभाला और लगभग किशोर अवस्था के अंत में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बावजूद आज वह दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फिरौन है। इसका कारण उसका शासन नहीं, बल्कि उसकी लगभग सुरक्षित मिली कब्र और उसके भीतर मौजूद हजारों बहुमूल्य वस्तुएं हैं। 1922 में हावर्ड कार्टर ने राजाओं की घाटी में तूतनखामुन की कब्र खोजी। कब्र में सोने का मुखौटा, सिंहासन, रथ, हथियार, आभूषण और कई धार्मिक वस्तुएं मिली। लेकिन जब उसकी मम्मी का अध्ययन शुरू हुआ तो एक नया रहस्य सामने आया। युवा राजा की मृत्यु किस कारण हुई थी, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला। प्रारंभिक अध्ययनों में मम्मी की खोपड़ी के भीतर एक टूटा हुआ हिस्सा देखा गया। इससे यह धारणा बनी कि किसी ने सिर पर वार करके तूतनखामुन की हत्या की होगी। बाद में आधुनिक जांच से संकेत मिला कि खोपड़ी की क्षति ममीकरण प्रक्रिया या कब्र से शरीर निकालते समय हुई हो सकती है। इसके बाद ध्यान उसके पैर की ओर गया, जहां हड्डी टूटने या विकृति के प्रमाण मिले। कंप्यूटर जांच में तूतनखामुन के बाएं पैर में गंभीर समस्या दिखाई गई। कुछ शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि वह ठीक से चल नहीं पाता था और इसी कारण उसकी कब्र में कई छड़ियां रखी गई थीं। उसके शरीर में मलेरिया के परजीवी से संबंधित प्रमाण भी बताए गए। एक संभावना यह बनी कि पैर की चोट, संक्रमण और मलेरिया ने मिलकर उसकी मृत्यु कर दी होगी। लेकिन रहस्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। उसकी मम्मी पर काले और जले हुए जैसे निशान भी पाए गए। कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि मम्मीकरण में इस्तेमाल किए गए तेलों और पदार्थों की रासायनिक प्रतिक्रिया से शरीर के भीतर अत्यधिक गर्मी उत्पन्न हुई होगी। संभव है कि मम्मी को पूरी तरह सूखने से पहले ताबूत में बंद कर दिया गया हो, जिससे धीरे धीरे गर्मी बनी और त्वचा काली पड़ गई। यह विचार विचित्र है। एक राजा का शरीर उसकी कब्र के भीतर मम्मीकरण के पदार्थों के कारण स्वयं गर्म होकर क्षतिग्रस्त हो गया हो। हालांकि इसे वास्तविक आग लगने जैसा नहीं समझा जाना चाहिए। इस विषय में शोधकर्ताओं के बीच मतभेद रहे हैं और मम्मी पर पड़े निशानों की व्याख्या पूरी तरह एकमत नहीं है। तूतनखामुन के परिवार की स्थिति भी असामान्य थी। आनुवंशिक अध्ययनों से उसके माता पिता के करीबी रक्त संबंध में होने के संकेत मिले। इससे उसमें जन्मजात शारीरिक समस्याओं की संभावना बढ़ सकती थी। उसकी कब्र में मिले 2 छोटे भ्रूणों को उसकी मृत पुत्रियां माना जाता है, जिससे उसके वंश से जुड़ी बीमारी की आशंका और मजबूत होती है। आज हमारे पास उसकी चोट, मलेरिया, शारीरिक कमजोरी और ममीकरण की गलतियों के कई प्रमाण हैं, लेकिन इनमें से कौन सी चीज उसकी मृत्यु का अंतिम कारण बनी, यह अब भी निश्चित नहीं है। उसकी कब्र सोने से भरी थी, लेकिन उसकी मृत्यु का सच कहीं दर्ज नहीं था। एक किशोर राजा हजारों वर्षों बाद दुनिया के सामने लौटा, पर अपनी अंतिम रात का रहस्य अपने साथ ही लेकर आया। नंबर 6, सक्कारा के विशाल काले ताबूत।
गीजा के पिरामिडों से कुछ दूरी पर स्थित सक्कारा प्राचीन मिस्र का विशाल समाधि क्षेत्र है। यहाँ जमीन के ऊपर पिरामिड और मंदिर दिखाई देते हैं, लेकिन इसका अधिक रहस्यमयी संसार धरती के नीचे छुपा हुआ है। इन्हीं भूमिगत सुरंगों में मौजूद है सेरापियम, जहां कई विशाल ग्रेनाइट के ताबूत रखे हुए हैं। इन ताबूतों को देखकर पहला सवाल यही उठता है कि इतने विशाल पत्थरों को संकरी भूमिगत सुरंगों में कैसे पहुंचाया गया होगा। प्रत्येक ताबूत कई मीटर लंबा है और उसका वजन दर्जनों टन हो सकता है। उसके ऊपर रखा ढक्कन भी अलग से कई टन भारी है। कई ताबूत अत्यंत कठोर ग्रेनाइट से बनाए गए हैं, जबकि आसपास का क्षेत्र मुख्य रूप से चूना पत्थर का है। इसका अर्थ है कि इन विशाल पत्थरों को दूर स्थित खदानों से लाया गया होगा। सेरापियम का संबंध एपिस बैलों से था। प्राचीन मिस्र में एपिस बैल को पवित्र माना जाता था और उसे देवताप्ताह का जीवित रूप समझा जाता था। एक पवित्र बैल की मृत्यु के बाद उसका ममीकरण किया जाता और राजकीय सम्मान के साथ दफनाया जाता। माना जाता है कि विशाल पत्थर के ताबूत इन्हीं पवित्र बैलों के लिए बनाए गए थे। लेकिन जब कुछ ताबूत खोले गए तो उनमें सुरक्षित और पूर्ण बैल ममियां अपेक्षित रूप से नहीं मिली। कई ताबूत पहले ही लूटे जा चुके थे। कुछ स्थानों पर पशुओं की टूटी हड्डियां या अवशेष पाए गए। इसी अधूरे प्रमाण ने वैकल्पिक धारणाओं को जन्म दिया। कुछ लोग दावा करने लगे कि ये ताबूत बैलों के लिए नहीं, बल्कि किसी अज्ञात जीव, विशाल मानव या दूसरी दुनिया से आए प्राणियों के लिए बनाए गए थे। हालांकि ऐसे दावों का कोई विश्वसनीय पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला। असली रहस्य उनकी निर्माण तकनीक है। ग्रेनाइट को इतना समतल और सटीक काटना कठिन काम है। कुछ ताबूतों की आंतरिक सतहें चिकनी हैं और कोने लगभग समान दिखाई देते हैं। इससे कुछ लोग मानते हैं कि प्राचीन मिस्र के पास अत्यंत उन्नत मशीनें रही होंगी। मुख्य धारा के विशेषज्ञ इसके लिए तांबे के औजारों, कठोर पत्थरों, रेत जैसे घर्षक पदार्थी और लंबे समय तक की गई मेहनत को जिम्मेदार मानते हैं। फिर भी यह काम साधारण नहीं था। पत्थर को काटना एक चुनौती थी, लेकिन उसे भूमिगत मार्ग में उतारना उससे भी बड़ी चुनौती रही होगी। सुरंगों में ताबूतों के लिए अलग अलग कक्ष बनाए गए। संभव है कि निर्माण के समय रास्ते अधिक खुले रहे हों और बाद में सुरंगों को बंद या पूरा किया गया हो, लेकिन इसकी पूरी कार्य प्रणाली का प्रत्यक्ष विवरण उपलब्ध नहीं है। सेरापियम में प्रवेश करते समय एक के बाद एक अंधेरे कक्ष दिखाई देते हैं और प्रत्येक में रखा विशाल काला ताबूत किसी ऐसे उद्देश्य का आभास देता है जो साधारण दफन से कहीं बड़ा था। इतिहास उन्हें पवित्र बैलों की समाधियां कहता है, जो सबसे प्रमाणित व्याख्या है। लेकिन उनके आकार, वजन, खालीपन और भूमिगत स्थिति ने उन्हें ऐसे रहस्य में बदल दिया है जहां प्राचीन आस्था और असाधारण इंजीनियरिंग एक साथ दिखाई देती है। नंबर 5, हवारा की खोई हुई भूल भुलैया। प्राचीन इतिहासकार हेरोडोटस ने मिस्र की एक ऐसी इमारत का वर्णन किया था जिसे उसने पिरामिडों से भी अधिक आश्चर्यजनक बताया। उसके अनुसार इस संरचना में लगभग 3000 कमरे थे। आधे कमरे जमीन के ऊपर और आधे जमीन के नीचे बने थे। गलियारे एक दूसरे से जुड़ते थे। विशाल प्रांगण थे और पूरी इमारत इतनी जटिल थी कि कोई अनजान व्यक्ति भीतर जाकर आसानी से रास्ता भूल सकता था। इस रहस्यमयी संरचना को आज हवारा की भूल भुलैया कहा जाता है। माना जाता है कि यह फिरौन अमेनेमहत तृतीय के पिरामिड के पास बनाई गई थी। यूनानी लेखकों ने इसे लेबिरिंथ कहा और बाद में यही शब्द विशाल भूल भुलैया के अर्थ में प्रसिद्ध हो गया। हेरोडोटस ने दावा किया था कि उसे ऊपर के कक्ष दिखाए गए, लेकिन भूमिगत कक्षों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। मिस्र के पुरोहितों ने कथित रूप से कहा कि नीचे राजाओं और पवित्र मगरमच्छों की समाधियां थीं। यह विवरण स्वयं में रहस्यमयी था। आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जिसे विदेशी यात्री को दिखाना उचित नहीं समझा गया? 19वीं सदी में पुरातत्वविद फ्लिंडर्स पेट्री ने हावारा क्षेत्र में खुदाई की। उसे पिरामिड के सामने विशाल पत्थर के आधार और दीवारों के अवशेष मिले। उसने निष्कर्ष निकाला कि यहां वास्तव में एक अत्यंत बड़ी इमारत थी, लेकिन बाद के समय में उसके पत्थर निकालकर दूसरी इमारतों में उपयोग कर लिए गए।
इससे भूल भुलैया का अधिकांश हिस्सा समाप्त हो गया। समस्या यह है कि प्राचीन लेखकों का विवरण इतना भव्य है, जबकि जमीन पर मिले अवशेष इतने सीमित हैं कि दोनों को जोड़ना कठिन हो जाता है। क्या लेखकों ने इमारत के आकार को बढ़ा चढ़ाकर बताया था, या फिर उसका सबसे बड़ा हिस्सा अभी भी जमीन के नीचे दबा हुआ है? 21वीं सदी में भूगर्भीय जांच से इस क्षेत्र के नीचे दीवार जैसी संरचनाओं और खाली स्थानों के संकेत मिलने के दावे किए गए। कुछ शोधकर्ताओं ने इसे खोई हुई भूल भुलैया का प्रमाण माना। हालांकि इन निष्कर्षों को लेकर विवाद रहा और बड़े स्तर की खुदाई नहीं की गई। भूमिगत जल का स्तर, क्षेत्र की सुरक्षा और पिरामिड के पास खुदाई का जोखिम काम को कठिन बनाता है। कुछ लोकप्रिय धारणाओं में कहा जाता है कि भूल भुलैया के नीचे प्राचीन मिस्र का विशाल ज्ञान भंडार छुपा हो सकता है। ऐसे अभिलेख जिनमें राजवंशों का इतिहास, खगोल विज्ञान और निर्माण तकनीक दर्ज हो, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। यह विचार रहस्य को आकर्षक जरूर बनाता है, मगर इसे तथ्य नहीं माना जा सकता। फिर भी प्रश्न वास्तविक है। कई स्वतंत्र प्राचीन लेखकों ने एक विशाल संरचना का वर्णन किया था। पुरातत्व ने उस स्थान पर बड़ी इमारत के प्रमाण भी खोजे, लेकिन कथित 3000 कक्ष कहां गए? क्या वे पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, या हावारा की जमीन के नीचे अब भी बंद पड़े हैं? जब तक पूरे क्षेत्र की सुरक्षित और विस्तृत जांच नहीं होती, मिस्र की यह भूल भुलैया इतिहास और दंतकथा के बीच फंसी रहेगी। नंबर 4, अजीब तरीके से लिपटी हुई मम्मियां। मम्मी का नाम सुनते ही हमारे मन में पट्टियों से लिपटा हुआ एक सीधा मानव शरीर आता है, लेकिन प्राचीन मिस्र से मिली सभी मम्मियां एक जैसी नहीं हैं। कुछ मम्मियों को इतने जटिल, ज्यामितीय और कलात्मक तरीके से लपेटा गया कि उनका चेहरा और शरीर पट्टियों के पीछे किसी रहस्यमयी आकृति जैसा दिखाई देने लगा। विशेष रूप से मिस्र के बाद के काल और रोमन शासन के समय ममीकरण की शैली बदलती गई। लिनन की पट्टियों को केवल शरीर के चारों ओर नहीं लपेटा जाता था, बल्कि उन्हें तिरछी परतों में बुनकर चौकोर, त्रिकोणीय और हीरे जैसी आकृतियां बनाई जाती थीं। कुछ मम्मियों के ऊपर कई स्तर की जाली जैसी संरचना दिखाई देती है। यह सजावट केवल सुंदरता के लिए थी, या उसका कोई धार्मिक अर्थ था, इस पर पूरी सहमति नहीं है। कुछ मम्मियों के चेहरे पर वास्तविक व्यक्ति का चित्र लगाया गया। इन्हें फैयूम मम्मी चित्र कहा जाता है। ये चित्र इतने जीवंत हैं कि उनमें दिखाई देने वाले लोग हजारों वर्ष बाद भी हमें सीधे देखते हुए प्रतीत होते हैं। शरीर प्राचीन मिस्र की परंपरा के अनुसार ममीकृत था, लेकिन चेहरा यूनानी रोमन चित्रकला जैसा था। इससे दो अलग संस्कृतियों का एक असामान्य मिश्रण दिखाई देता है। रहस्य तब बढ़ता है जब आधुनिक स्कैनिंग से पता चलता है कि बाहरी सजावट हमेशा अंदर की वास्तविकता से मेल नहीं खाती। कुछ मम्मियों को वयस्क आकार का बनाया गया, लेकिन भीतर बच्चे के अवशेष मिले। कुछ पशु मम्मियों में पूरा पशु नहीं, बल्कि केवल कुछ हड्डियां, पंख या खाली कपड़ा पाया गया। इसका अर्थ यह नहीं कि हर मम्मी नकली थी। कई बार धार्मिक प्रतीक के लिए शरीर का छोटा हिस्सा ही पर्याप्त माना जाता था। विक्टोरियन युग में यूरोप में मिस्र की मम्मियों को लेकर असामान्य आकर्षण पैदा हुआ। अमीर लोग मम्मियां खरीदते और निजी कार्यक्रमों में उन्हें खुलवाते थे। औषधि, रंग और अंधविश्वास के कारण भी मम्मियों को नुकसान पहुंचाया गया। इस लापरवाही से कई महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा के लिए नष्ट हो गए। आज संग्रहालयों में मौजूद कुछ मम्मियों का मूल स्थान और पूरा इतिहास ज्ञात नहीं है। कुछ मम्मियों के पैरों, हाथों और सिर के आसपास अतिरिक्त वस्तुएं बांधी गई थीं। ताबीज, छोटे धार्मिक प्रतीक, धातु की पट्टियां और सुरक्षात्मक मंत्र शरीर की परतों के बीच छुपाए जाते थे। प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा को अनेक खतरों से गुजरना पड़ता है। इसलिए पट्टियां केवल शरीर को सुरक्षित रखने का माध्यम नहीं थीं, बल्कि जादुई सुरक्षा कवच की तरह भी देखी जाती थीं। सबसे अनसुलझा प्रश्न यह है कि अलग अलग लपेटने के तरीकों का निश्चित अर्थ क्या था।
क्या ज्यामितीय आकृतियां व्यक्ति की सामाजिक स्थिति बताती थीं? क्या उनका संबंध किसी देवता, परिवार या धार्मिक समूह से था? या वे केवल उस समय के मम्मी बनाने वालों की कला और फैशन थी? हर पट्टी के नीचे एक व्यक्ति की पहचान, बीमारी, मृत्यु और आस्था छुपी है। आधुनिक तकनीक अब मम्मी खोले बिना उसके भीतर देख सकती है, लेकिन सभी प्रतीकों को पढ़ पाना आज भी संभव नहीं हुआ। इन मम्मियों के शरीर हमारे सामने हैं, पर उन्हें इस विशेष तरीके से लपेटने वाले लोगों की भाषा और भावना समय के भीतर कहीं खो चुकी है। नंबर 3, डेंडेरा के मंदिर में दिखाई देने वाला प्राचीन बल्ब। मिस्र के डेंडेरा मंदिर की दीवारों पर बनी एक नक्काशी दशकों से विवाद और रहस्य का कारण बनी हुई है। इस चित्र में एक लंबी पारदर्शी वस्तु दिखाई देती है जिसके भीतर सांप जैसी आकृति है। नीचे एक स्तंभ मौजूद है और पास में खड़े मानव इस वस्तु को पकड़े हुए दिखाई देते हैं। पहली नजर में यह आकृति आधुनिक बिजली के विशाल बल्ब जैसी लग सकती है। इसी समानता के कारण इसे डेंडेरा लाइट कहा जाने लगा। कुछ वैकल्पिक शोधकर्ताओं ने दावा किया कि प्राचीन मिस्र के लोग बिजली बनाना जानते थे और मंदिरों को रोशन करने के लिए बल्ब जैसी तकनीक का उपयोग करते थे। उनका तर्क था कि भूमिगत कब्रों और मंदिरों में मशालों के धुएं के निशान बहुत कम मिलते हैं, इसलिए प्रकाश का कोई दूसरा साधन रहा होगा। लेकिन मुख्यधारा के मिस्र विशेषज्ञ इस व्याख्या को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार नक्काशी में कोई बल्ब नहीं, बल्कि प्राचीन धार्मिक कथा दिखाई गई है। पारदर्शी आकार कमल के फूल से निकलती ब्रह्मांडीय संरचना है और भीतर मौजूद सांप देवता हारसोमटस का प्रतीक है। मिस्र की धार्मिक मान्यता में कमल से सूर्य और जीवन के जन्म का विचार महत्वपूर्ण था। चित्र में दिखने वाला स्तंभ जेड स्तंभ माना जाता है, जो स्थिरता और देवता ओसिरिस से जुड़ा प्रतीक था। आसपास लिखे चित्रलिपि लेख भी धार्मिक अनुष्ठान की ओर संकेत करते हैं, न कि किसी तकनीकी उपकरण के निर्देश की ओर। इसलिए पुरातत्वविदों का मत है कि आधुनिक बल्ब जैसी समानता केवल हमारी आंखों की व्याख्या है। फिर भी लोगों के मन में सवाल बना रहता है, यदि यह केवल धार्मिक प्रतीक था तो उसका आकार आधुनिक बिजली के उपकरण से इतना मिलता जुलता क्यों है? क्या कलाकार ने किसी वास्तविक वस्तु से प्रेरणा ली थी, या मनुष्य का मस्तिष्क परिचित आकृतियों को अनजान चित्रों में खोज लेता है? बिजली वाले सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि मिस्र से तार, धातु के विद्युत संपर्क, कांच के बल्ब, जनरेटर या बड़े पैमाने पर विद्युत व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं मिला। प्राचीन बैटरी जैसी कही जाने वाली कुछ वस्तुएं दूसरे क्षेत्रों से मिली हैं, लेकिन उनका मिस्र के मंदिरों से सीधा संबंध स्थापित नहीं हुआ। जहां तक धुएं के निशानों का सवाल है, विशेषज्ञ कहते हैं कि तेल के दीपक, नियंत्रित लौ, प्रतिबिंबित प्रकाश और दीवारों की नियमित सफाई का उपयोग संभव था। कई प्राचीन स्थलों पर दीपकों के प्रमाण भी मिले हैं, इसलिए बिजली की आवश्यकता मान लेना जरूरी नहीं है। इसके बावजूद डेंडेरा की नक्काशी रहस्य का आकर्षण बनाए रखती है, क्योंकि वह हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने पर मजबूर करती है। क्या हम प्राचीन प्रतीकों को उनके समय की दृष्टि से देख रहे हैं, या उन्हें आधुनिक तकनीक के रूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं? संभवतः यह केवल सृष्टि के जन्म का धार्मिक दृश्य है, लेकिन जब तक कोई व्यक्ति पहली बार इसे देखता है, उसे कुछ क्षणों के लिए ऐसा जरूर लगता है जैसे हजारों वर्ष पुरानी दीवार पर आधुनिक दुनिया का कोई उपकरण उकेरा गया हो। नंबर 2, नष्ट हुए पिरामिड और ऊर्जा का विवादित रहस्य। मिस्र के पिरामिडों को सामान्य रूप से राजाओं की समाधियां माना जाता है, लेकिन सभी पिरामिड गीजा के महान पिरामिड की तरह सुरक्षित नहीं बचे। कई संरचनाएं टूट चुकी हैं, धंस गई हैं या केवल पत्थरों के ढेर में बदल गई हैं। इन्हीं नष्ट पिरामिडों ने ऐसे विवादित सिद्धांतों को जन्म दिया जिनमें दावा किया जाता है कि पिरामिड केवल कब्र नहीं, बल्कि किसी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करने वाले यंत्र थे। इस विचार के समर्थक पिरामिड की दिशा, उसके भीतर बने कक्षों, ग्रेनाइट के उपयोग और भूमिगत जल की मौजूदगी को ऊर्जा सिद्धांत से जोड़ते हैं।
कुछ का दावा है कि पिरामिड पृथ्वी की प्राकृतिक कंपन, ध्वनि या विद्युत ऊर्जा को एकत्र कर सकते थे। हालांकि इन दावों का विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। मिस्र में कई अधूरे या टूटे पिरामिड मौजूद हैं। अबू रवाश में फिरौन जेदेफरे का पिरामिड आज लगभग नष्ट अवस्था में है। लंबे समय तक माना गया कि बाद के लोगों ने उसके पत्थर निकाल लिए। कुछ लोगों ने उसके विनाश को किसी प्राचीन विस्फोट से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन पुरातत्व इसका समर्थन नहीं करता। पत्थरों की चोरी, समय, भूकंप और अधूरा निर्माण अधिक संभावित कारण माने जाते हैं। मेदूम का पिरामिड भी रहस्यपूर्ण दिखाई देता है। उसका बाहरी भाग गिर चुका है और बीच में केवल ऊंचा ढांचा बचा है। कभी यह दावा किया गया कि निर्माण के दौरान ही पिरामिड ढह गया होगा, लेकिन बाद के अध्ययनों ने संकेत दिया कि उसकी बाहरी परतें बहुत बाद में पत्थर निकालने के कारण गिरी हो सकती हैं। यानी उसका वर्तमान रूप किसी अचानक प्राचीन विस्फोट का स्पष्ट प्रमाण नहीं है। ऊर्जा सिद्धांत को कभी-कभी मिस्र से बाहर मौजूद विवादित तथा कथित पिरामिडों से भी जोड़ा जाता है। कुछ संरचनाओं के बारे में दावा किया गया कि वे 12,000 वर्ष पुरानी हैं, उनकी ऊंचाई गीजा से अधिक है और वे रहस्यमयी ऊर्जा छोड़ती हैं। लेकिन भूवैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने इनमें से कई को प्राकृतिक पहाड़ियां या अप्रमाणित दावे माना है। फिर भी यह प्रश्न समाप्त नहीं होता कि पिरामिडों का उद्देश्य केवल समाधि था या उससे अधिक। महान पिरामिड में राजा की मम्मी नहीं मिली। उसकी आंतरिक संरचना दूसरी कब्रों से अलग है। पत्थरों का विशाल भार, सटीक दिशा और जटिल गलियारे उसे साधारण मकबरे से कहीं अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। संभव है कि पिरामिड समाधि के साथ धार्मिक शक्ति का प्रतीक भी रहा हो। वह राजा की आत्मा को आकाश और सूर्य देवता से जोड़ने वाली संरचना हो सकता है। प्राचीन मिस्र के लिए धर्म, खगोल विज्ञान, राजनीति और वास्तुकला अलग-अलग विषय नहीं थे। इसलिए आधुनिक अर्थ में ऊर्जा संयंत्र न होते हुए भी पिरामिड उनके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र रहा होगा। विस्फोटित पिरामिडों की लोकप्रिय कहानियां रोमांचक हैं, लेकिन उनके पक्ष में ठोस प्रमाण नहीं है। वास्तविक रहस्य इससे अधिक गहरा है। इतनी विशाल संरचनाएं बनाने वाली सभ्यता ने अपने उद्देश्य का साफ तकनीकी विवरण क्यों नहीं छोड़ा? क्या उनका अर्थ इतना धार्मिक था कि उसे केवल पुरोहित समझते थे? या हमारे सामने मौजूद खंडहरों ने मूल कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा नष्ट कर दिया है? टूटे हुए पिरामिड शायद किसी विस्फोट के प्रमाण न हो, लेकिन वे यह जरूर दिखाते हैं कि इतिहास का कितना बड़ा भाग समय के साथ बिखर चुका है। नंबर 1, पिरामिड आखिर बनाए कैसे गए? मिस्र के महान पिरामिड का सबसे बड़ा रहस्य उसके भीतर छुपा खजाना नहीं, बल्कि उसका निर्माण है। लगभग 4,500 वर्ष पहले, जब न आधुनिक क्रेन थी, न ट्रक और न लोहे की मशीनें, तब लाखों पत्थर के खंडों को काटकर, ढोकर और सटीक स्थान पर रखा गया। कुछ पत्थर सामान्य आकार के थे, लेकिन राजा के कक्ष के आसपास इस्तेमाल किए गए ग्रेनाइट के खंड कई दर्जन टन तक भारी थे। सबसे पहले पत्थर खदान से निकाले गए। चूना पत्थर स्थानीय क्षेत्र से मिल सकता था, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाला सफेद चूना पत्थर दूर तुरा से लाया गया। ग्रेनाइट दक्षिण में असवान से आया, जो गीजा से सैकड़ों किलोमीटर दूर था। माना जाता है कि इन पत्थरों को नील नदी के माध्यम से नावों पर लाया गया। प्राचीन अभिलेखों में मेरर नामक अधिकारी की डायरी मिली है, जिसमें तुरा से पत्थर लाने के काम का उल्लेख है। इससे परिवहन के एक हिस्से का मजबूत प्रमाण मिलता है। लेकिन नदी से निर्माण स्थल तक भारी पत्थर कैसे खींचे गए? एक प्राचीन चित्र में मजदूर बड़ी मूर्ति को लकड़ी की स्लेज पर खींचते दिखाई देते हैं और एक व्यक्ति स्लेज के आगे रेत पर पानी डाल रहा है। आधुनिक प्रयोगों से पता चला कि उचित मात्रा में पानी डालने से रेत कठोर हो जाती है और स्लेज खींचने में कम बल लगता है। संभव है कि पिरामिड के पत्थरों के साथ भी यही तकनीक अपनाई गई हो। सबसे बड़ा विवाद रैंप को लेकर है। एक सिद्धांत कहता है कि पिरामिड के सामने सीधा मिट्टी और पत्थर का विशाल रैंप बनाया गया।
लेकिन इतनी ऊंचाई तक सीधा रैंप बनाने के लिए स्वयं पिरामिड से भी अधिक सामग्री लग सकती थी। दूसरे सिद्धांत में घुमावदार रैंप को पिरामिड के बाहर चारों ओर ले जाने की बात कही गई है। एक और विचार के अनुसार आंतरिक रैंप पिरामिड के भीतर घूमता हुआ ऊपर जाता था। संभव है कि निर्माण के अलग अलग चरणों में अलग तकनीकों का उपयोग हुआ हो। नीचे के हिस्से के लिए सीधा रैंप, बीच में बाहरी घुमावदार रास्ता और ऊपर लीवर जैसी व्यवस्था। लेकिन किसी एक पूर्ण प्रणाली का निर्णायक प्रमाण अभी तक नहीं मिला। यह भी गलत धारणा है कि पूरा पिरामिड केवल गुलामों ने बनाया था। गीजा में श्रमिकों की बस्तियां, भोजन, चिकित्सा और कब्रें मिली हैं। इससे संकेत मिलता है कि कई मजदूर प्रशिक्षित कारीगर थे और कुछ लोग कृषि के खाली मौसम में राज्य के लिए काम करते थे। यह एक विशाल संगठित परियोजना थी जिसमें सर्वेक्षक, पत्थर काटने वाले, नाविक, रसोइये, चिकित्सक और हजारों श्रमिक शामिल रहे होंगे। पिरामिड की दिशाएं भी अत्यंत सटीक हैं। उसके चारों किनारे लगभग मुख्य दिशाओं के समानांतर हैं। संभव है कि मिस्र के खगोलविदों ने तारों, सूर्य की छाया और साधारण सर्वेक्षण उपकरणों का उपयोग किया हो। लेकिन इतने बड़े क्षेत्र में त्रुटि को इतना कम रखना आज भी आश्चर्यजनक है। वैज्ञानिकों के पास अब निर्माण के कई हिस्सों के संभावित उत्तर हैं: खदानें, नावें, पानी डाली हुई रेत, रैंप और संगठित श्रम। फिर भी हमारे पास वह एक पूर्ण चित्र नहीं है जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया हो कि पहला पत्थर रखने से अंतिम शीर्ष पत्थर तक पूरी प्रक्रिया कैसे चली। यही वास्तविक रहस्य है। पिरामिड जादू या एलियन तकनीक का प्रमाण नहीं, बल्कि मानव संगठन और इंजीनियरिंग की चरम सीमा हो सकता है। लेकिन जब हम उसके नीचे खड़े होकर ऊपर देखते हैं तो मन में आज भी वही सवाल उठता है: इतने सीमित औजारों के साथ इंसानों ने यह असंभव दिखाई देने वाला काम आखिर पूरा कैसे कर लिया। आज के वीडियो में इतना ही। मिस्र के इन रहस्यों में कुछ के पीछे विज्ञान ने संभावित उत्तर खोज लिए हैं, जबकि कुछ सवाल आज भी पत्थरों, बंद सुरंगों और प्राचीन कब्रों के भीतर छुपे हैं। शायद भविष्य की कोई नई तकनीक इनका सच दुनिया के सामने ले आए। लेकिन तब तक मिस्र की रेत अपने रहस्यों को उसी तरह छुपाए रखेगी जैसे उसने हजारों वर्षों से छुपा रखा है।